फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस और पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस ही क्यों, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर हैं उन पे भी ये टॉपिक इक्वली एप्लीकेबल है। दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे एमएलएज होते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं या विधायक होते हैं, उनको किन सर्कमस्टांसेस में सस्पेंड किया जा सकता है। और अभी जो क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है या उनकी बेंच के सामने है कि अगर किसी एमएलए को किसी सर्कमस्टांस में सस्पेंड कर दिया जाए तो वो मैक्सिमम ड्यूरेशन, वो सबसे ज्यादा समय कितना हो सकता है जिस दौरान उनको सस्पेंड रखा जा सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई जवाब नहीं है, ना ही इस पे अभी तक कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दिया गया है कि वो आप टाइम लिमिट डिफाइन कर दें कि 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। यही क्वेश्चन जो 3 जज बेंच है ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अभी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक्चुअली पूछे हैं। जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगा इस पूरे केस के बाद, मुझे लगता है एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में देखा जाएगा पूरे कंट्री के लिए। और आज से दोस्तों हम हमारे लेक्चर्स का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे। आपको शुरुआत में थोड़ा सा फूड फॉर थॉट देंगे, उसके बाद जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको उन सभी क्वेश्चंस के धीरे धीरे आंसर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आप भी थोड़ा सा अपना जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना शुरू कर सकें, साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन भी इस नए फॉर्मेट के थ्रू हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कि सबसे पहले किस सेक्शन में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मेंबर ऑफ बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली हैं या एमएलएज हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन हमारे एमएलएज या एमपीज को सस्पेंड कर सकता है। और तीसरा क्वेश्चन ऑब्वियसली कि क्या वो टाइम फ्रेम है, क्या वो टाइम लिमिट है जिस दौरान उनको मैक्सिमम सस्पेंड रखा जा सकता है। इन तीनों चारों क्वेश्चन के आंसर आज के लेक्चर के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को स्क्रूटनाइज करना शुरू किया तो उन्होंने प्राइमा फेसी पाया कि जो 12 बीजेपी एमएलएज सस्पेंड हुए महाराष्ट्र असेंबली से, ये प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए, क्योंकि इनका जो सस्पेंशन हुआ 1 साल के लिए सस्पेंशन इनका किया गया। और इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक ऑब्जर्व किया कि ये जो सस्पेंशन है इतने लंबे पीरियड के लिए, ये एक्सपल्शन, निष्कासन से भी कहीं ज्यादा खराब माना जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वजह से वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड क्रिएट हो गया है, एक हाइटेस्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है और जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को या जिन विधानसभा क्षेत्रों को ये रिप्रेजेंट करते हैं उनके लोगों के लिए अभी कोई एक्टिव एमएलए नहीं है जो उनकी बात असेंबली तक पहुंचा सके या उनको रिप्रेजेंट कर सके या असेंबली की प्रोसीडिंग्स को अपनी जनता जनार्दन तक पहुंचा सके। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कमेंट किया कि अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस को हमारी डेमोक्रेसी में बढ़ावा मिलेगा तो उसके नतीजे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक, ड्रेडफुल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या है ये प्ली, क्या है ये मामला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच तक पहुंचा है। जुलाई 5, 2021 जैसे ही महाराष्ट्र असेंबली का 2 दिन का मॉनसून सेशन कन्वीन हुआ तो ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर श्री छगन भुजबल जी ने एक रेजोल्यूशन टेबल करने की कोशिश की कि उस रेजोल्यूशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस का डेटा है 2011 में जो बेसिकली कैरी आउट किया गया थ्रू सेक्स सर्वे, उसको टेबल करवाया जाए महाराष्ट्र असेंबली में और उस डेटा को फिर यूटिलाइज किया जा सके जो महाराष्ट्र असेंबली के लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ओबीसी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के। और जब यह रेजोल्यूशन टेबल होने लगा तो उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस अटेम्प्ट को अपोज किया और उनके सपोर्ट में कई बीजेपी एमएलएज जो हाउस में होता है जहां पे किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती, जब हाउस सेशन में होता है उसमें एंटर करना शुरू कर चुके हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं, मेज को स्नैच करना कर चुके हैं और कई लोगों ने, ऐसा देखा गया वीडियो फुटेज में, कि जो माइक्स हैं उनको भी अप्रूव करना शुरू कर दिया। शिवसेना के एमएलए भास्कर जाधव जी जो उस वक्त चेयर में थे, उन्होंने हाउस को 10 मिनट के लिए एडजर्न किया और उसके बाद ऐसे एलिगेशंस हैं कि शायद और भी एमएलएज बाद में जाके हो सकता है चेंबर में एंटर कर गए हों, थ्रेटन किया गया हो, अब्यूज किया गया हो, मिसबिहेव किया गया हो। महाराष्ट्र के जो
लेजिस्लेटिव असेंबली है या हाउस है, उनमें अभी तक भी स्पीकर नहीं है, क्योंकि श्री नाना पटोले जो कांग्रेस को बिलोंग करते थे, उन्होंने जब फरवरी 2021 में रिजाइन किया तो उसके बाद अभी तक वहां पर स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो पाया है, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर आपको डिलीवर किया है। उसमें आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ऑनरेबल गवर्नर ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डेट सजेस्ट की स्पीकर के सिलेक्शन के लिए, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उस वजह से स्पीकर के सिलेक्शन को लेकर भी एक मेजर स्टैंड ऑफ महाराष्ट्र असेंबली में चल रहा है। और क्योंकि स्पीकर अभी तक इलेक्टेड नहीं है, तो जो एक्टिंग स्पीकर हैं नरहरि जिरवाल, उन्होंने जो 4 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक श्री भास्कर जाधव जी उस दिन हाउस की प्रोसीडिंग्स को ऑफिशिएट कर रहे थे। ये जो डेटा है ओबीसीज का, पॉपुलेशन का, खासतौर से जो सोशो इकोनॉमिक का सेंसस ऑफ 2011 के थ्रू कलेक्ट किया गया, उस पे सेंटर ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर चुका है कि ये जो 2011 का डेटा है ओबीसीज पे, अदर बैकवर्ड क्लासेस पे, ये एरिनियस है, मतलब ये गलतियों से भरा हुआ है और इस वजह से ये किसी भी यूज का अभी नहीं कहा जा सकता। जो सस्पेंडेड एमएलएज हैं, उनका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है? जो पिटीशन सबमिट की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये जो सस्पेंशन है ये ग्रॉसली आर्बिट्रेरी है, डिसप्रपोर्शनेट है। उन्होंने इस बात को भी चैलेंज किया कि उनको किसी भी तरीके से सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। दे वर डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं और वायलेशन है जो भी हाउस के लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं, उसका क्लियर एग्जांपल है इनका आर्बिट्रेरी सस्पेंशन। जो 12 एमएलएज हैं, उन्होंने इस बात को भी कंटेस्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि उनका जो सस्पेंशन है वो जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके भी वायलेशन के तौर पे इस पूरे बेसिकली एपिसोड को देखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि एक्चुअली हमारे सस्पेंशन के बाद या इस प्रोसीडिंग के दौरान जब हमने हाउस की वीडियो फुटेज मांगी कि हम इस पूरी मिसबिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं थे, तो हमको हाउस ने वो वीडियो फुटेज देने से भी मना कर दिया। और जब हमने ये पूछा कि बहुत बड़ा क्राउड था, उसमें आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि हम 12 लोग ही प्रेजेंट थे, तो उसका भी किसी ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब हमारा आइडेंटिफिकेशन या हमारी ईयर मार्किंग का जो बेसिस रहा, उसका हमको कोई जवाब देने का मौका नहीं मिला, स्क्रूटनाइज करने का मौका नहीं मिला, हमको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू हमारी बात रखने का मौका नहीं मिला। इसके साथ साथ एमएलएज ने यह भी कहा कि जो रूल 53 है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, जो पावर्स देता है सस्पेंशन की एमएलएज की, वो सिर्फ एक्सरसाइज की जा सकती है ऑनरेबल स्पीकर द्वारा। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली में ऑनरेबल स्पीकर अभी भी चुने नहीं जा सके हैं, 1 साल से ज्यादा होने को आया है, और इस वजह से जो ऑनरेबल स्पीकर की बजाय इनके सस्पेंशन को रेजोल्यूशन से एग्जीक्यूट किया गया, वो भी रूल 53 ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को क्लियरली वायलेट करता है। रूल 53 है क्या? रूल 53 स्टेट करता है कि स्पीकर किसी भी मेंबर को डायरेक्ट कर सकता है जो उनके डिसीजन को मानने से मना कर दे या जिनका कंडक्ट स्पीकर की ओपिनियन में ग्रॉसली डिसऑर्डरली हो। उनको कह सकते हैं कि आप इमीडिएटली असेंबली से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए, आप बेसिकली बाहर चले जाइए। और इस इंस्ट्रक्शन के बाद स्पीकर के जो मेंबर हैं उनको इमीडिएटली अपने आप को एब्सेंट करना होगा और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे हाउस की प्रोसीडिंग में उस दिन के लिए। मतलब जितनी भी प्रोसीडिंग बची है उस पर्टिकुलर डे, उस पूरे दिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगले दिन अगर फिर से हाउस सेशन में आता है तो आप फिर से आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेशन, जैसे विंटर सेशन का मामला है, विंटर सेशन में अगर स्पीकर को एक ही मेंबर को दूसरी बार उनके ग्रॉसली डिसऑर्डरली बिहेवियर की वजह से या उनके कंडक्ट की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से फिर से विड्रॉ करने के लिए कहना पड़े, तो ऑनरेबल स्पीकर, क्योंकि यह रिपीट ऑफेंस माना जाएगा, उस केस में उन एमएलए को कह सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर डे की बजाय पूरे सेशन के लिए आपको एब्सेंट रहना होगा हाउस की प्रोसीडिंग से, और चाहें तो पूरे सेशन के लिए उनको एब्सेंट कर सकते हैं या उससे कम पीरियड के लिए भी वो एब्सेंट कर सकते हैं। इस चीज को भी कंटेस्ट किया गया है जो सस्पेंडेड एमएलएज हैं ऑफ द महाराष्ट्र असेंबलीज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या काउंटर आर्गुमेंट्स दिए हैं। जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है इंचार्ज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि जो एमएलएस थे वो अनडिसिप्लिन थे, उनका जो बिहेवियर था वो अनबिकमिंग
ऑफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, इन सभी 12 एमएलएस का। और उन्होंने यह कहा कि इनका अनरूली बिहेवियर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने भी माना, क्योंकि उन्होंने बाद में अपोलॉजी टेंडर की। इस वजह से उनकी बात को सुनना, उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग देना या उनके रिटर्न एक्सप्लेनेशन मांगने की कोई जरूरत हाउस को महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने क्लियरली हाउस के कंटेम्प्ट कमिट किया है। इस वजह से इसको आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ का वायलेशन नहीं माना जा सकता। जो महाराष्ट्र के काउंसिल है उन्होंने इस बात को भी आर्ग्यू किया कि यह हाउस के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विद इन आता है कि अगर किसी तरह का ग्रॉस मिसबिहेवियर हो तो ऐसे मेंबर्स को एक्सपेल किया जा सकता है। और जो आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है कि कोर्ट्स के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर के इंक्वायर करने को। मतलब लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या प्रोसीडिंग्स है, उसके बारे में किसी भी कोर्ट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 212 कोई राइट नहीं देता है, क्योंकि आर्टिकल 212(1) कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिजिड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। मतलब किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी दिखाई भी देती है प्रोसीजर की, तो उस प्रोसीडिंग की वैलिडिटी को कोई भी कोर्ट या कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट सबसेक्शन यह भी कहता है कि कोई भी ऑफिसर या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर जिसके पास पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी हुई और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है हाउस की प्रोसीजर्स को रेगुलेट करना या कंडक्ट ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करना या मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द हाउस, लेजिस्लेचर वो किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा अगर वो कोई भी एक्ट करता है इन दी हुई पावर्स को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शन में। स्टेट ने आर्टिकल 194 को भी रेफर किया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस को डिफाइन करता है या उनको रेफर करता है ऑफ द हाउस। और उन्होंने कहा क्योंकि इनके अनरूली बिहेवियर की वजह से इन्होंने हाउस के जो प्रिविलेजेस हैं आर्टिकल 194 का क्लियर वायलेशन है, इस वजह से इनको जो हाउस की इनहेरेंट पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 194 प्रिविलेजेस का वायलेशन के तौर पर भी इनको सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब स्टेट ने कहा कि रूल 53 जिसके थ्रू स्पीकर तो सस्पेंड कर ही सकता है, इसके अलावा आर्टिकल 194 जिसमें अगर आपका अनरूली बिहेवियर है या आप प्रिविलेज को वायलेट करते हैं हाउस के, उसमें भी आप सस्पेंड हो सकते हैं। सिर्फ रूल 53 इकलौता तरीका नहीं है जिसमें किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड किया जा सके। तो ये तो दोनों के आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट देखे गए। बड़ा क्वेश्चन इस बात को लेके है कि क्या लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम किसी के भी सस्पेंशन की। दिस एग्जैक्टली इज द पॉइंट विच इज बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड बाय जस्टिस AM खनवालिकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड जस्टिस CT रवि कुमार। और उन्होंने इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि अगर MLAs लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड रहेंगे तो इसका मतलब उनकी जो असेंबली है वो पूरे साल के लिए अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगी। इसको पूरे को स्क्रूटनाइज या इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इसको स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया है। बेंच ने हियरिंग में आर्टिकल 194 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका हवाला देते हुए कहा है कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मेंबर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर का 60 डेज से ज्यादा एब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस उसकी सारी मीटिंग से, तो ऐसे मेंबर को या उस सीट को वेकेंट मान लिया जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए हाउस सेशन में है और कोई मेंबर, कोई MLA 60 डेज कंटिन्यूअसली मीटिंग से एब्सेंट होगा विदाउट प्रॉपर ड्यू परमिशन ऑफ द हाउस, तो ऐसी सीट को यह मान लिया जाएगा कि वहां कोई MLA रिप्रेजेंट नहीं है, उस सीट को वेकेंट मान लिया जाएगा और वो फिर ट्रिगर करेगा जो सेक्शन 151A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151A है वो ये सजेस्ट करता है कि अगर आपने किसी सीट को वेकेंट मान लिया इसका मतलब रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे, उसके लिए बाय इलेक्शन होंगे ऐसी किसी भी वैकेंसी को फिल करने के लिए, और ये बाय इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स कंडक्ट किए जाने होंगे ताकि जो वैकेंसी अगर हुई है उसको टाइम बाउंड तरीके से फुलफिल किया जा सके। इसका मतलब सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस के अलावा यह बाध्यता है लेजिस्लेचर पे या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट द्वारा कि अगर कोई वैकेंसी अराइव होती है तो विद इन 6 मंथ्स उसको भरना ही होगा। तो इसका मतलब किसी का भी सस्पेंशन 6 महीने से ज्यादा कैसा हो सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो 1 साल का सस्पेंशन है
प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये 6 मंथ की जो लिमिट है इसको क्रॉस करता हुआ नजर आता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये 1 साल का सस्पेंशन सिर्फ उन मेंबर्स को पनिश करता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं उनके लोगों को, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी पनिश करता हुआ दिखाई देता है। तो लोगों की इसमें क्या गलती है? 6 महीने तक सस्पेंशन समझ में आता है, लेकिन ये साल भर का सस्पेंशन किस लॉ के तहत महाराष्ट्र असेंबली ने एग्जीक्यूट किया है? अच्छा, कुछ प्रेसिडेंट्स देख लें, कुछ सस्पेंशन के पुराने केसेस देख लें, कुछ रूल्स देख लें जब बात हो जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, क्योंकि उन्हीं को जनरली स्टेट लेजिस्लेचर पे भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोकसभा की बात देख लें तो लोकसभा में रूल 373, 374, 374A रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा यह प्रोवाइड करते हैं कि किसी मेंबर के विड्रॉल से संबंधी अगर उसका कंडक्ट ग्रॉसली डिसऑर्डरली हो और सस्पेंशन हो अगर वो रूल्स ऑफ द हाउस को अब्यूज करते हो या विलफुली जो हाउस का बिजनेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, रोकते हो। ये जो मैक्सिमम सस्पेंशन प्रिस्क्राइब्ड है अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा रूल 373, 374, 374A ये कहते हैं कि या तो आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग्स के लिए या फिर पूरे रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, दोनों में से जो कम है। मतलब सेशन में मान लीजिए 2 ही दिन बचे हैं तो आप उसको 2 दिन के लिए और सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सेशन में 50 दिन बचे हैं और आप उसको सिर्फ 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग्स के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। सिमिलरली राज्यसभा में अगर आप देख लें तो जो मैक्सिमम सस्पेंशन है वो रूल 255 और रूल 256 डिफाइन करते हैं और वो भी क्लियरली रिमाइंडर ऑफ द सेशन तक ही उस सस्पेंशन को लिमिट करते हैं। इसके अलावा कई सारे रीसेंट सस्पेंशंस, इनफैक्ट आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें आप सस्पेंशन ऑफ एमपीज का लेक्चर देखेंगे तो उसमें भी बहुत क्लियर है कि जो सस्पेंशन होता है वो फॉर रिमाइंडर ऑफ द सेशन मैक्सिमम होता है। सेक्शन जैसे ही सेशन खत्म हुआ, सस्पेंशन खत्म हुआ, नया सेशन स्टार्ट हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर भी वापस से अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं। सिमिलर रूल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं, काउंसिल्स के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ओवरऑल जो मैक्सिमम सस्पेंशन हो सकता है किसी भी एमएलए के लिए वो एमपी के सिमिलर लाइन में ही देखा जाना चाहिए, जो कि रिमाइंडर ऑफ द सेशन मतलब बचा हुआ जो सेशन का पीरियड है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के विंटर सेशन के फर्स्ट डे पिछले महीने जो 12 राज्यसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हुए उनको भी रिमाइंडर ऑफ द सेशन, रिमाइंडर ऑफ द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के लिए ही सस्पेंड किया गया क्योंकि उनके कंडक्ट को अनरूली बेसिकली माना गया। ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया सस्पेंशंस को और उन्होंने कहा कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर का वायलेशन बेसिकली माना जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपनी 3 जजेस बेंच को रेफर कर दिया है ताकि ये जो क्वेश्चन है कि कौन सस्पेंड कर सकता है, अगर स्पीकर नहीं है तो क्या आप रेजोल्यूशन से सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप सस्पेंड कर सकते हैं तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? क्या आप रिमाइंडर ऑफ द सेशन को एक्सीड करेंगे या 6 मंथ्स की जो लिमिट है उससे ज्यादा भी आप सस्पेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं तो किसकी पावर है, क्या रूल्स हैं? नहीं कर सकते हैं तो ऐसे मामलों में कौन ऑथोराइज्ड होगा एक्शन लेने के लिए? इनफैक्ट बड़ा क्वेश्चन जो महाराष्ट्र ने उठाया है कि कई सारे आर्टिकल्स हमको प्रोटेक्शन देते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर है उसमें इंक्वायर कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की बात माने तो उन्होंने कहा कोर्ट कई सारे प्रीवियस रूलिंग्स में कह चुका है कि जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है अगर हाउस या लेजिस्लेचर ऐसा कोई एक्ट करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की कैटेगरी में फॉल होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, स्टे ट्यून्ड कि व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनली कम्स अप विद। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।